शुरू करूं? ये दिल्ली कॉलेज के पेपर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन एल्युमिनियम पाउडर इज हीटेड, एल्युमिनियम पाउडर को हीट करते हैं विद नाइट्रोजन, विद नाइट्रोजन, तो बच्चों एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और रिएक्शन में भी यही लिखा हुआ है, एल्युमिनियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन हुआ तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया। अभी सवाल शुरू नहीं हुआ, सवाल बेटा यहां से शुरू हो रहा है। इफ 150 ग्राम एल्युमिनियम एंड 300 ग्राम नाइट्रोजन वर मिक्स्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टू कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इन दोनों को मिलाकर अगर हीट करें और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपसे कह रहे हैं इंडिकेट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, इंडिकेट करना है मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। और ये बात आपको पता है, अगर दो रिएक्टेंट हो और दोनों का मास गिवन हो तो सवाल ही लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है, भले पूछें या ना पूछें। अगर 3 रिएक्टेंट हो और तीनों का मास गिवन हो तो सवाल ही लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। अब आप जल्दी से मुझे मशवरा दीजिए और बताइए कहाँ शुरू कैसे करूं। दोबारा बोलिए, इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। एग्री? अब जल्दी से बताओ बेटा, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कैलकुलेशन शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी बोल दीजिए। 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड, है ना बेटा? और इसके बाद यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बताओ कैसे? 1 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस 82 अपॉन 54 ग्राम। और बताइए एल्युमिनियम है कितना? 150, तो 150 ग्राम से कितना बनेगा? 82 अपॉन 54 मल्टीप्लाई बाय 150। मेरा बेटा एल्युमिनियम नाइट्राइड पता चल गया कि इतने ग्राम बनेगा। 150 ग्राम अगर एल्युमिनियम पाउडर हो तो एल्युमिनियम नाइट्राइड जो बनेगा वो इतने ग्राम बनेगा। लेकिन अभी तो आधी इंफॉर्मेशन मिली है, अब बताओ क्या करेंगे? सिमिलरली जल्दी से बोल दीजिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड, और बोलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 82 अपॉन 28 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड। और इसके बाद शाबाश 300, देयरफॉर के बाद 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 82 अपॉन 28 इंटू 300, एल्युमिनियम नाइट्राइड इतना बनेगा। एक कह रहा है कि मैं इतना बना सकता हूं, दूसरा कह रहा है मैं इतना बना सकता हूं, है ना बेटा? और जिससे कम बन रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो कम एल्युमिनियम से बन रहा है तो एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो आंसर मिलता है वो हमारा एक्चुअल आंसर होता है। तो इस वाली बात को ऐसे करके लिख दिया। ओके बेटा, फ्रॉम कैलकुलेशन वी गॉट दैट एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हेंस 227.77 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड विल बी फॉर्म। आपने मेरी ये वाली बात सुन ली। अब मुझे बताइएगा, अब बेटा मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपने एक्सिस रिएक्टेंट पता करना है कि एक्सिस रिएक्टेंट। अच्छा ये बताओ, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पता चल गया कि एल्युमिनियम, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पता चल गया कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और डेफिनेटली एक्सिस रिएक्टेंट नाइट्रोजन होगा, एक्सिस रिएक्टेंट नाइट्रोजन होगा।
लेकिन ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा वाला होगा, आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा, आपसे पूछ रहे हैं मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। तो बच्चों तीसरा पार्ट निकालने के लिए, टू फाइंड आउट द मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, मेरा बेटा एक्सिस रिएक्टेंट का मास मालूम करेंगे, एक्सिस रिएक्टेंट का मास पता करेंगे। बताओ बेटा एक्सिस रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन। कैसे करेंगे? जितना एल्युमिनियम नाइट्राइड बना है, इसको बनाने में जितना नाइट्रोजन खर्च हुआ वो निकाल लेंगे, है ना बेटा। और फिर क्या करेंगे, उसको 300 में से माइनस कर देंगे, तो बचा खुचा नाइट्रोजन पता चल जाएगा। बताओ बेटा ये वाला काम कैसे करोगे? इसको देखकर जल्दी बोलिए। 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस 28 ग्राम नाइट्रोजन। आपने मेरी बात सुन ली? मेरा बेटा जल्दी से बताइएगा, 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, बोल दीजिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन। और मेरा बेटा 1 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 28/82 ग्राम नाइट्रोजन। अब बताओ बेटा एल्युमिनियम नाइट्राइड है कितना? जी बेटा 227.77 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 28/82 इंटू 227.77 ग्राम नाइट्रोजन। जरा जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, दोबारा बोलिए। 77.77 ग्राम नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन जो खर्च होगा वो इतना होगा, नाइट्रोजन जो खर्च होगा वो इतना होगा। और है कितना? और दिया हुआ कितना है? 300। तो बताओ बेटा क्या करूं? शाबाश हैंस। द मास ऑफ एक्सिस नाइट्रोजन इज इक्वल टू 300 माइनस 77.77। आंसर आया 222.23 ग्राम नाइट्रोजन। ये एक्सिस रिएक्टेंट का आपको मास पता चल गया। एक्सिस रिएक्टेंट का बच्चों आपको मास पता चल गया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस बेटा असल में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की करनी चाहिए। और एक्सिस रिएक्टेंट का मेरा ख्याल से ये तीसरा चौथा न्यूमेरिकल है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट करना हो तो घर जाके कीजिएगा। बच्चों अगली बात 47 है, पीसी का क्वेश्चन है ये। अच्छा है, ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा। बच्चों ये बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड और इसका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न कर रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब बर्न करते हैं तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर। आपसे क्या बोल रहे हैं? 60 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न विद 40 ग्राम ऑक्सीजन। फिर वही हो गया, दो रिएक्टेंट हैं और दोनों का मास गिवन है। दो रिएक्टेंट हैं और दोनों का मास गिवन है, तो मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन होगा।
अच्छा, आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ओके डन। अब आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कैलकुलेट मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। शुक्र है एसटीपी बोल दिया, वरना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के चक्रों में पढ़ना पड़ जाता। ठीक है, अब जल्दी से बताइए, तीन चीजें आपसे पूछ रहे हैं, तीन चीजें बच्चों आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिखेंगे और जिसका मास गिवन है, जिसका मास गिवन है उसका वॉल्यूम लिखें, सॉरी उसका मोलर मास लिखेंगे, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। वॉल्यूम की बात बाद में करेंगे। जल्दी से बताओ बेटा क्या करेंगे? 2 बार कैलकुलेशन करेंगे, और 2 बार कैलकुलेशन करने के लिए 68 ग्राम H2S प्रोड्यूस 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 1 ग्राम H2S प्रोड्यूस 128 अपॉन 68 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। और जल्दी से बेटा देयरफॉर करके आगे बोल दीजिए, शाबाश। 60 ग्राम H2S प्रोड्यूस 128 अपॉन 68 इंटू 60, और मेरा बेटा आंसर पता चल गया 112.94 ग्राम बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। अभी आधी चेकिंग हुई है, अभी एक रिएक्टेंट चेक हुआ है ना बेटा? अब जल्दी से बता दीजिए इसके बाद क्या करोगे? सिमिलरली 96 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, और बोल दीजिए 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 128 अपॉन 96 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। चलो एंड करवाओ जल्दी से, एंड करवाइए जल्दी से। 40 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 128 अपॉन 96 इंटू 40, और आंसर आ गया। एक रिएक्टेंट ये कह रहा है कि प्रोडक्ट इतना बनेगा, और दूसरा कह रहा है कि प्रोडक्ट इतना बनेगा, है ना बेटा? जिससे प्रोडक्ट कम बनता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन से कम बन रहा है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, है ना भाई? और लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पता चल गया, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा आंसर होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इतना बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो आंसर मिलेगा वो इतने ग्राम मिलेगा। आपने क्या मेरी बात सुन ली? अब मुझे बताइए जल्दी से, अब क्या करना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया और मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी पता चल गया। अब क्या करें? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इक्वेशन दोबारा लिखो, इसके नीचे वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम लिखो और मास वॉल्यूम रिलेशन लगा दो। ऐसा करना बेवकूफ़ी की बात है। जब एसटीपी दिया हुआ है तो फ़ायदा उठाओ। बताओ बेटा, एसटीपी पर वॉल्यूम निकालना है, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, लेकिन मोल तो है ही नहीं, तो क्या हुआ? मोल को तोड़ के लिख दो। आप अगर चाहें तो मोल को ब्रेक करके लिख दें, है ना बेटा? और मोल को जब आप ब्रेक करके लिखेंगे वॉल्यूम आराम से मिलेगा। जी बच्चों,
वॉल्यूम आराम से मिलेगा। जल्दी से बताइए क्या करोगे? टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ बेटा, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? मास अपॉन मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। जल्दी से बता दीजिए मास कितना है? 53.33। और कौन बताएगा मोलर मास? मोलर मास 64। ये मत कह देना कि इधर तो ये मत कह देना कि इधर तो 128 है। मेरा बेटा, इक्वेशन में तो 2 है ना। मोलर मास तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, मोलर मास तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 32, ऑक्सीजन 2 है तो 32, दोनों को प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 64 और 22.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा बोलें, 18.67 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो मास हमें मिलेगा वो मेरा बेटा ये होगा, और इतने मास का जो वॉल्यूम होगा, इतने मास का वॉल्यूम ये होगा। ऐसे करके आप इसको लाजमी कीजिएगा। और बच्चों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, बच्चों आपसे कह रहे हैं 6.8 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट अंडर हाई प्रेशर विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का मास नहीं दे रहे, आपसे कह रहे हैं कि मैग्नीशियम कितना? 6.8 ग्राम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा तो बच्चों टू प्रोड्यूस 8.44 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो 8.44 है ये एक्चुअल ईल्ड है, ये प्रैक्टिकल ईल्ड है। जो हासिल होता है उसको एक्चुअल कहते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं। तो प्रैक्टिकल ईल्ड आपको दी हुई है और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज ईल्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको इतना तो पता होगा कि परसेंटेज ईल्ड पता चल नहीं सकती जब तक थ्योरेटिकल ईल्ड ना हो। तो बताइए सबसे पहली वर्किंग किस पर करेंगे? सबसे पहली वर्किंग करेंगे थ्योरेटिकल ईल्ड पर। और थ्योरेटिकल ईल्ड मास मास रिलेशन लगाकर करेंगे। बताओ बेटा कैसे? सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर बच्चों इक्वेशन लिखेंगे। और इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास। मैग्नीशियम का मास गिवन है, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 2 ज़ा 48। और बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड में मोलर मास निकालना है, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, ये बन गया 40 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन गया 80। बताओ बेटा थ्योरेटिकल ईल्ड कैसे निकालेंगे? ऐसे, समझे? बताओ क्या करूं? 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और 1 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस 80/48 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बस बेटा दी एंड कैसे होगा? 6.8 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस 80/48 इंटू 6.8। और बच्चों ये हमारी थ्योरेटिकल ईल्ड आ गई, ये बच्चों हमारी थ्योरेटिकल ईल्ड आ गई। बताओ क्या करें? परसेंटेज ईल्ड मालूम करेंगे। और परसेंटेज ईल्ड मालूम करने के लिए प्रैक्टिकल ईल्ड ये रही,
जो प्रैक्टिकल ईल्ड ये रही और थ्योरेटिकल ईल्ड ये रही। थ्योरेटिकल ईल्ड तो आपकी भी ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल ईल्ड इसकी भी कम है, आपकी भी देखना कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा बेटा परसेंटेज ईल्ड हमें हासिल हो गई, बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार ईल्ड है। 92.14% एक अच्छी परसेंटेज ईल्ड है। मतलब इस रिएक्शन में मास एनर्जी में कन्वर्ट कम होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज़्यादा होगा। हमारे इस रिएक्शन की जो परसेंटेज ईल्ड है वो 92.144% होगी। ओके बेटा, ऐसे कई न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं, बल्कि बहुत सारे कर चुके हैं, और 48वां न्यूमेरिकल है। आप इसको अगर करना चाहें तो ऐसे करके कर लेना। चलते हैं 49 पर। बच्चों, ये जो 49 है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के पेपर का क्वेश्चन है। ज़रा मेरी बात सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। अभी सवाल शुरू नहीं हुआ। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या हुआ? इट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, इक्वेशन में नज़र भी यही आ रहा है, इक्वेशन में दिखाई भी यही दे रहा है। और आगे लिखा हुआ है इफ 150 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट इज कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन। मतलब 150 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया और वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। बताओ बच्चों, समझ गए होंगे। आधा न्यूमेरिकल मास का है, आधा मास वॉल्यूम का है ना। तो बताओ क्या करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन लिखने के बाद जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे मोलर मास, और जिसका वॉल्यूम निकालना है उसके नीचे मोलर वॉल्यूम। मेरा बेटा बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। और 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.41 मोलर वॉल्यूम लिख दिया। अब जल्दी से बताइए वाटर का मोलर मास लिखेंगे, क्योंकि वाटर का हमें मास निकालना है ना बेटा। 18 2 36। जल्दी से बताइए, पहले मास फिर वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, और 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 36 अपॉन 80 ग्राम वाटर। और बेटा एंड करवा दीजिए। देयरफॉर 150 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 36 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 150। आंसर आया 67.5 ग्राम वाटर। मतलब अमोनियम नाइट्रेट अगर 150 ग्राम हो और आप अगर उसको कंप्लीटली डिकम्पोज करें तो जो वाटर मिलेगा वो 67.5 ग्राम बनेगा। अब जल्दी से बता दीजिए, सिमिलरली मत लिख देना, क्योंकि अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो बताओ गुड्डे क्या करूं? शाबाश, हो गया अकॉर्डिंग। आगे बोलो। 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 22.41 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रस ऑक्साइड, और 1 ग्राम से बनेगा इतना, है ना बेटा। और 150 ग्राम से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो वाटर का जो मास बनेगा वो इतना होगा।
और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम जो हमें मिलेगा वो इतना होगा। तो एक में मास मास रिलेशन लगाया, दूसरे में मास वॉल्यूम रिलेशन लगा लिया। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेना बेटा, ठीक है। एहतियात बेटा बहुत बेहतर होती है अफसोस से। अफसोस अगर करोगे ना तो ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, और एहतियात चंद दिनों की है, चंद दिनों की एहतियात है। अल्लाह ना करे अगर आपका फर्स्ट ईयर अच्छा ना हुआ तो आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ तो हाथ से गई, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बेस पर एनईडी एडमिशन ले लेती है, हर जगह हो जाते हैं। तो अफसोस अगर कर रह गया तो वो ज़िंदगी भर का होगा। एहतियात कर लेना बेटा, चंद दिनों की एहतियात है, चंद दिनों के लिए मोबाइल को खैराबाद कह दीजिएगा, चंद दिनों की एहतियात है, और शर्मिंदगी ज़िंदगी भर की होगी, अफसोस ज़िंदगी भर का होगा। इसको लाजमी कर लीजिएगा। हमारा 50वां न्यूमेरिकल ये है बच्चों। इस 50वें न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं 40 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। और इतना तो आप सभी जानते हैं कि ओवर वाटर जब भी हो, ओवर वाटर जब भी हो, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। मतलब गैस का जो प्रेशर होता है उसमें वाटर वेपर्स का प्रेशर भी होगा। तो 40 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है। ओके, आगे लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस ऑब्टेन्ड एट एसटीपी। इसका मतलब वॉल्यूम पूछ रहे हैं और वॉल्यूम ही गिवन है, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा ये V1 होगा, ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये T1 होगा, ये वाला जो प्रेशर होगा ये P1 होगा। और आपसे कह रहे हैं कि ड्राई गैस का STP, ये रहा STP, STP पर ड्राई गैस का वॉल्यूम निकालना है। जल्दी से बता दीजिए। सबसे अहम बात सबसे आखिर में लिखी हुई है, वेपर्स प्रेशर ऑफ वाटर इज 21 टॉर। क्या करना पड़ेगा, इस वाले प्रेशर में से, क्योंकि वाटर वेपर्स का प्रेशर इसमें है इसमें नहीं है, तो इस वाले प्रेशर में से वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस कर दिया। बताओ P1 और P2 को ATM में कन्वर्ट करोगे या नहीं? नहीं, ATM में कन्वर्ट लाजमी करते हैं जब R इस्तेमाल हो रहा हो। मेरा बेटा इसमें तो इक्वेशन ही ये वाली इस्तेमाल होगी। और वैसे भी लॉजिकल जवाब है कि P1 इधर है और P2 इधर है, तो आप 760 से डिवाइड दोनों को करेंगे। जब दोनों को करेंगे, इधर भी और इधर भी, इतनी सी बात तो याद कर लो यार कि इक्वेशन में जो काम इधर करें वही इधर करें तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी, वो तो कर लिया। वॉल्यूम V1 डेसीमीटर क्यूब में है तो V2 भी डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा। अब अल्लाह ना करे आपके हालात ऐसे नहीं होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा कैसे किया, उठाकर वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी आप जो गैस कलेक्ट करोगे 39.027 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो। क्या आपने मेरी बात सुन ली? अगर मुनासिब समझें करना तो कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पॉसिबल नहीं है। मैंने 76 न्यूमेरिकल अब तक सॉल्व किए हैं, मैंने अपनी तरफ से एक भी नहीं किया, सारे मुझे आपने भेजे। मैं कॉलेजेट के मुख्तलिफ कैंपस के बच्चों ने मुझे भेजे हैं, और मुझे इतने सारे न्यूमेरिकल करवा कर ये लगता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई न्यूमेरिकल इनसे बाहर का आ जाए। अब ये पॉसिबल नहीं है। और अल्लाह ना करे आप अगर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सके
तो फिर बस इसके बाद मैं बोलना नहीं चाहता, फिर आप क्या हैं, कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, और 51 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन किस में है, 3s में, और इलेक्ट्रॉन किस में है, 4d में। अब कितने हैं इसको छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की तादाद का क्या करना है। आपसे कह रहे हैं इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर मालूम करना है। जल्दी से बताइए, ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3s। हेडिंग बना दी। तमीज से बेटा हेडिंग बना के नहीं करोगे तो फिर आपको नंबर भी उसी तरह मिलेंगे, बदतमीजी से। चलें आइए बात करते हैं। मुझे बताइएगा इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 3। यार तीसरा ऑर्बिट है, इस 3 को देखकर पता चल गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, राइट। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0। किसी भी ऑर्बिट में हो s 0। शुक्र, ये तो आपको याद आ गया। और जल्दी से बता दीजिएगा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 0। और बस ये बता दीजिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालोगे कैसे। m इज इक्वल टू माइनस एल कॉमा 0 कॉमा प्लस एल, और m इज इक्वल टू -0 कॉमा 0 कॉमा प्लस 0। और मैं आपको ये बात 12 कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स में -0 नहीं होता, उसका कॉन्जुगेट +0 भी नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है ना बेटा। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ एक ही है, और वो ये है। ओके, तो आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1। और बच्चों स्पिन, शाबाश। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो क्लॉकवाइज, और अगर 2 होते तो एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन तो पता ही नहीं है, क्या करें, नहीं पता तो फिर हल ये है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। बात कंप्लीट हो गई। और यही काम आपने इसके लिए भी करना है, यही काम आपने इसके लिए भी करना है ना बेटा। यही काम आपने यहां पर भी करना है। सर इनको बाहर भेज, यही काम बेटा इसके लिए भी करना है। जल्दी से बताइए, 4s ऑर्बिटल है, 4s, इसका n क्या होगा, इसका मेरा बेटा n4 होगा। और जल्दी से बता दीजिए ऑर्बिटल कौन सा है, d। तो d ऑर्बिटल का जो l होता है वो, दोबारा बोले, d ऑर्बिटल का L2 होता है मेरा बेटा। अगर s ऑर्बिटल हो तो L0, अगर p ऑर्बिटल हो तो L1, d ऑर्बिटल हो तो L2, और f ऑर्बिटल हो तो L3 होगा। क्या आपने मेरी बात सुन ली मेरा बेटा। तो n4, और जल्दी से बता दीजिएगा n अगर 4 है तो l क्या होगा, l मेरा बेटा 2 होगा। और l अगर 2 है तो m ऐसे निकलेगा। m बेटा अभी तो निकाला है ना। एक बच्चे ने बताया था कि एक बच्चे की आवाज़ आपने सुनी थी, जिसकी आवाज़ हमेशा सुनते हैं उसी की आवाज़ सुनी थी आपने, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। मैंने कुछ भी नहीं बोला, 1 लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फार्मूला ये है। बताओ मेरा बेटा L कितना है, L मेरा बेटा 2। तो क्या होगा, 2 आ गया।
अब आप क्या करेंगे, -2 के बाद 0 थोड़ी होता है, -2 के बाद -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। अब आपको मजबूर हो गए 5 कहने पर, वहां पर मजबूरी नहीं थी, तो 0 भी कह दिया, मैं कुछ कह ही नहीं सका। हाँ सही बोल रहे हो, जब आप यहां इनको काउंट कर रहे हो तो फिर वहां भी काउंट करो, यहां काउंट करके लिख रहे हो तो वहां भी काउंट करके लिखो। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल का 5, 1 2 3 4 5। और बेटा स्पिन 2 ही होते हैं, तीसरा स्पिन ही नहीं होता, या तो पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ। ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, और इसमें लिखा हुआ है 53.94 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। पता नहीं कौन सा सब्सटेंस, आपसे कह रहे हैं 53.94 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास 182। पता नहीं कौन सा सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर मास से भी पता नहीं चल रहा, समझ नहीं पा रहे कि कौन सा सब्सटेंस है। मॉलिक्यूलर मास 182, आगे लिखा हुआ है इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर में डाल दिया, किसको, सब्सटेंस को। कितना सब्सटेंस डाला नहीं पता, बस ये पता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास 182 है, वाटर में डिजॉल्व कर दिया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे लिखा हुआ है एट दिस टेम्परेचर वेपर्स प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर्स प्रेशर आपको दिया हुआ है, मतलब P0। सॉल्वेंट के वेपर्स प्रेशर को P0 कहते हैं, है ना बेटा, P0 दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर्स प्रेशर ऑफ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, पता नहीं कौन है सॉल्यूट। मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। और आपसे कह रहे हैं, और बोल दीजिए, हाँ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम करना है। बच्चों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस वक्त तक नहीं मिल सकता, जल्दी से बोल दें, उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक मोल फ्रैक्शन ना हो। P इज इक्वल टू P0 x2। मेरा बेटा, हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं है, तो सॉल्यूट का पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद एलिजिबल होंगे, है ना भाई। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। बताओ मेरा बेटा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। सॉल्यूट के मोल अपॉन सब के मोल, सही बात है, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। ये देखो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये होगा। अब आप जल्दी से बता दीजिए, सॉल्यूट के मोल कितने होंगे। सॉल्यूट का मास कितना है, 53.94, और सॉल्यूट का मोलर मास 182। तो जल्दी से बताइए, यहाँ क्या लिखोगे, 53.94 अपॉन 182, और यहाँ भी वही, ये भी सॉल्यूट के मोल है, ये भी सॉल्यूट के मोल है, तो 53.94 अपॉन 182। और ये क्या है, ये सॉल्वेंट के मोल। सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम, तो इसके मोल कैसे निकालोगे, 1000 अपॉन 18। सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, सॉल्वेंट का मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, है ना बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा मेरा बेटा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आने के बाद अब आप
रॉबर्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, और रॉबर्ट्स लॉ ये रहा। जल्दी से बताइए, पी नॉट की जगह पी नॉट, मोल फ्रैक्शन की जगह मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो क्या होगा, वेपर्स प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का बच्चों वेपर्स प्रेशर आ गया कि सॉल्यूशन का वेपर्स प्रेशर इतना होगा। ओके, ऐसे करके बेटा इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख लीजिएगा, आसान से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, जरा जल्दी से फैसला कीजिएगा। आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं वेपर्स प्रेशर ऑफ मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल का वेपर्स प्रेशर एट 298 केल्विन इज 96 टॉर। मतलब मीथाइल अल्कोहल का वेपर्स प्रेशर दिया हुआ है, अगर ये सॉल्वेंट है तो पी नॉट दिया हुआ है, अगर ये सॉल्वेंट है तो आगे लिखा हुआ है इट्स मोल फ्रैक्शन इन आ सॉल्यूशन, इसका मोल फ्रैक्शन आपसे कह रहे हैं इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन, इससे पता चल गया कि ये सॉल्यूट है। इस जुमले से पता चला इन आ सॉल्यूशन कि ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है। आपसे कह रहे हैं विद इथाइल अल्कोहल इज, बच्चों आपको टेम्परेचर खामाखा गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ मीथाइल अल्कोहल गिवन है, और आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है, और कह रहे हैं व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर इफ इट ओबेज रॉबर्ट्स लॉ। आपने वेपर प्रेशर निकालना है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम करना है। बताओ बेटा क्या करोगे, सीधा सीधा रॉबर्ट्स लॉ लगाएंगे, पी नॉट की जगह पी नॉट और x2 की जगह x2, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। कितना सिंपल मासूम सा क्वेश्चन है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आप समझ ही ना पाएँ तो कितनी बुरी बात होगी। इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं बच्चों, अगली बात करते हैं, और अगला सवाल हमारा ये है, इसमें लिखा हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में बना हुआ सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% बाय वेट ऑफ अ लिक्विड ए। क्या मतलब, आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया जा रहा है, कितने परसेंट, आपको एक्वस सॉल्यूशन दे रहे हैं 30% बाय वेट। एक होती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम, और परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है वेट। तो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जरा जल्दी से बता दीजिएगा, 30% बाय वेट मीन, जी कौन कंप्लीट करेगा, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 30 ग्राम सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 70 ग्राम वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई ये सवाल के सॉल्यूशन में थोड़ी लिखना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 30% का मतलब 30 ग्राम सॉल्यूट, 70 ग्राम सॉल्वेंट टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी, 30% बाय वेट। ओके, 30% बाय वेट आपको गिवन है। अच्छा, नाम नहीं दे रहे,
जब ही तो ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे 120, मेरा मतलब मोलर वेट, सही है। अच्छा, हैज आ वेपर्स प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये, आप इसको पी नॉट मत लिख देना, ये पी है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 160 मिलीमीटर, और टेम्परेचर तो वही है जो था, टेम्परेचर की नीड नहीं है, बिला वजह दिया हुआ है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है। और बच्चों आगे लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 310 केल्विन इज 150 मिलीमीटर। ओके, बताओ बेटा क्या करूं, बताओ बेटा क्या करूं। वेपर प्रेशर उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक मोल फ्रैक्शन ना पता हो। तो आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन पता करेंगे। तो आपने बताया कि 30% का मतलब ये है, इसका मतलब सॉल्यूट का भी मास मिल गया, सॉल्वेंट का भी मास मिल गया, और सॉल्यूट का मोलर मास तो गिवन है ही, और सॉल्वेंट का मोलर मास तो पूरी दुनिया को पता है 18। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालोगे तो सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल। अब जल्दी से बताइए सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 30 अपॉन 120। सॉल्यूट का मास 30 है ना, और मोलर मास 120, तो यहाँ क्या लिखोगे, 30 अपॉन 120, और यहाँ 30 अपॉन 120, और यहाँ 70 अपॉन 18। ऐसा करने से मोल फ्रैक्शन पता चल गया, और मोल फ्रैक्शन लगाने के बाद रावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, है ना बेटा। बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अच्छा निकालना क्या है, पी नॉट, तो x2 को नीचे लाना पड़ेगा, तो डिवाइड हो गया, और वेपर प्रेशर पता चल गया प्योर सॉल्वेंट का 2649 टॉर। टॉर और mm एक ही बात है, टॉर और मिलीमीटर एक ही बात है, ठीक है। ऐसे बेटा 8-10 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, इनके अलावा पॉसिबल नहीं है कोई और न्यूमेरिकल रॉबर्ट्स लॉ का पेपर में आना। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मेरा ख्याल है आज का आखिरी क्वेश्चन, बच्चों जी आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें लिखा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब लाइट, फोटोन मतलब रोशनी, फोटोन का वेव नंबर निकालना है, मतलब न्यू बार when an electron of hydrogen atom jumps from 6 orbit into Paschen series, Paschen series मतलब 3, Paschen लाइमन सीरीज का मतलब 1, बेलमर्ट सीरीज का मतलब 2, Paschen सीरीज का मतलब 3, ब्रैकेट सीरीज का मतलब 4, पीफर्न सीरीज का मतलब 5, है ना बेटा। तो ये जो छठा ऑर्बिट है ये दरअसल N2 है, और Paschen सीरीज में कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, और Paschen सीरीज का मतलब 3। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट, अच्छा ये खूबसूरती है इस सवाल की, पहले तो कह रहे हैं वेव नंबर कैलकुलेट करो, और वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हो आपको रिडबर्ग कांस्टेंट चाहिए होगा, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, और आपको वेव नंबर निकालना है, और वेव नंबर निकालने के बाद फिर एनर्जी पर बात करनी है ना बेटा। बता सकते हो फार्मूला क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू
1/n1 स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर। ओके, और जल्दी से बता दीजिए अब क्या करूं। RH की जगह RH, N1 की जगह 3, N2 की जगह 6, और स्क्वायर तो इन सब का आप सभी को पता होगा मेरा बेटा। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों ये देखिए 9 और 36, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनका एलसीएम ना पता हो, है ना बेटा। 9 और 36 का एलसीएम निकालना है, जल्दी से बोल दीजिए। 3 3 जा 9 और 3 12 जा, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 4, 1 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो बताओ क्या करूं, क्या करूं बेटा। न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7। जल्दी से बताइए एलसीएम क्या आया, 36। 36 को डिवाइड किया 9 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो 4, है ना बेटा। 36 को 36 से डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1, ये आ गया। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे मेरा बेटा। 4 में से 1 को माइनस किया, अब तो कैलकुलेटर का काम रह गया। और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो वेव नंबर आ गया, वेव नंबर पता चल गया 9,13,983.333, यानी इलेक्ट्रॉन जब कूदेगा छठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, तो 1 मीटर में इतने लाख वेव होंगी। आपने मेरी बात सुन ली। और बस आज की आखिरी बात, एनर्जी भी निकालने को कह रहे हैं आपसे, एनर्जी भी निकालने को कह रहे हैं। और आपको पता तो होगा कि एनर्जी निकालने के लिए मेरा बेटा, एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी का फार्मूला, और एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू -k इंटू 1/n स्क्वायर। अब जल्दी से बता दीजिए, अब जल्दी से बता दीजिए, आपको K चाहिए, आपको K चाहिए, है ना। K कांस्टेंट है, आपको रटा हुआ होना चाहिए K, आपको रटा हुआ होना चाहिए K। आपने K की जगह ये रख दिया, और मेरा बेटा, और N की जगह 4। ये 4 कहाँ से आ गया। आपसे कह रहे हैं एनर्जी ऑल्सो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 4th ऑर्बिट, तो N आ गया मेरा बेटा। ये बन गया 16, है ना। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जब, तो जूल पर एटम में इसकी एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। अभी तक मैंने आपके लिए 76, मैंने नहीं, आपने मुझे न्यूमेरिकल भेजे, मैं तो आपका कहवा पूरा कर रहा हूँ। आज हम पहुँचे हैं 55 पर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा।